नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी यूपी की सियासी हलचल की, सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की। साथ ही बात होगी यूपी चुनाव से पहले किसान नेता राकेश टिकैत की पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। लेकिन सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तकरीबन 3:30 बजे योगी अचानक दिल्ली पहुंच गए। अमित शाह से मुलाकात के बाद योगी का प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। कल 11 बजे योगी आदित्यनाथ पीएम से मिलेंगे। इस बीच अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गई हैं। योगी पहले से ही अमित शाह के घर के अंदर मौजूद हैं और उनकी बैठक 30 मिनट से चल रही है। और कल ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी योगी आदित्यनाथ के मिलने का कार्यक्रम है। आपको पता ही होगा, कुछ ही दिन पहले बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर गए थे। इसके बाद राधा मोहन सिंह गए थे। इन नेताओं ने वहां जमीनी फीडबैक लिया था, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से और पार्टी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की थी। कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी सरकार में बड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है। और इसी बीच आज सीएम योगी अचानक दिल्ली पहुंच गए। एक तरफ जहां सीएम योगी के दिल्ली आने से यूपी की सियासी हलचल एक बार फिर बढ़ गई है, वहीं कल किसान नेता राकेश टिकैत कोलकाता जाकर वहां सीएम ममता बनर्जी से मिले। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी से किसान आंदोलन पर समर्थन मांगा। यही नहीं, टिकैत ने ममता बनर्जी से कहा, बंगाल में आपने बड़े दुश्मन को हराया है, अब आप एक ऐसा मॉडल तैयार करिए जिसे सारे फॉलो करें, मतलब हर राज्य के नेता फॉलो करें। इसके अलावा ममता से मुलाकात पर छिड़ी सियासी घमासान को लेकर टिकैत ने कह दिया, क्या देश के अंदर किसी सीएम से मिलने के लिए अब वीजा लेना पड़ेगा? जरा सुनिए क्या बोले राकेश टिकैत। और उन्होंने कहा कि हमने जो 3 काले कानून आ रहे हैं उनके विरोध में पहले भी किसानों को समर्थन दिया और हमारा समर्थन अब भी किसानों के साथ में हम खड़े हुए हैं। यहाँ की सरकार मुख्यमंत्री से मिलना, कोई मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिल लिया कि भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं विदेशी उससे मिल रहा किसी राष्ट्राध्यक्ष से। पश्चिम बंगाल तो हिंदुस्तान का ही एक स्टेट है, वो उसकी चुनी हुई मुख्यमंत्री है। क्या वहां पे वीजा लगता है किसी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए देश में? राकेश टिकैत की मांग पर ममता बनर्जी ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने का वादा किया है। ममता ने कहा, हमने असेंबली में भी रेजोल्यूशन करके कानून को बर्खास्त किया था, खारिज किया था, और अब जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक हम इसका समर्थन करेंगे। किसान यूनियनों को जो भी जरूरत होगी हम पूरी मदद करेंगे। जरा सुनिए ममता बनर्जी को। किसान का मूवमेंट के ऊपर में हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। इसका सपोर्ट में हम असेंबली में रेजोल्यूशन करके भी उसको रिजेक्ट किया है। हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो, इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। चीफ मिनिस्टर लोगों ने, जो हमारा दोस्त है, हम लोगों ने बात करेंगे कि इसका जो मूवमेंट चल रहा है इसी के बारे में हमारा सबका ओर से एक यूनिफॉर्म लेटर जाए। इधर दिल्ली के बॉर्डर्स पर जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत का ऑफर दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हमने अब तक 11 दौर बातचीत की है, किसानों ने कानून में कोई ठोस आपत्ति नहीं बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान ठोस तर्क के साथ आए तो हम बातचीत को तैयार हैं। इसके अलावा तोमर ने खरीफ फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी का भी पूरा आंकड़ा पेश किया। सुनिए। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ही कहा था, किसानों से बातचीत में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक वो कानून के प्रावधानों में ठोस आपत्तियां नहीं बताते तब तक बातचीत का फायदा नहीं है। जरा सुनिए क्या बोले थे कृषि मंत्री। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है,
जो 50% से अधिक है। अगर हम तूर में, अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। 11 बार की बात सरकार ने खाली नहीं की है। जब वो वार्ता के लिए आए तो हर बार हमने एक ठोस प्रस्ताव उनको दिया। उनकी चर्चा के दौरान जो विसंगतियां ध्यान में आती थीं, यद्यपि वो विसंगतियां नहीं थीं, फिर भी किसानों के सम्मान में हमने उन विसंगतियों पर चर्चा करने और उसको निराकरण करने का प्रस्ताव उनको दिया था। ये अपने आप में बड़ा प्रस्ताव था। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने प्रस्ताव नहीं माना तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर लगातार 6 महीने से कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में करनाल, अंबाला के बाद आज पानीपत से हजारों किसानों ने दिल्ली कूच किया। पानीपत टोल पर सुबह 9 बजे से ही किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया था। दावा है करीब 5000 से ज्यादा किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर फिर हमला किया। ये तो तस्वीरें किसानों के दिल्ली कूच की, पानीपत से दिल्ली की तरफ। और राहुल गांधी ने ट्विटर पर क्या लिखा है यह भी आपको दिखा देते हैं। सरकार पर जो एक बार फिर से हमला किया राहुल ने, वो देखिए। ट्विटर पर राहुल गांधी लिखते हैं, खेत देश की रक्षा में तिल तिल मरे हैं किसान, पर ना डरे हैं किसान, आज भी खड़े हैं किसान। यह राहुल गांधी का ट्विटर के जरिए सरकार पर एक बार फिर से हमला। इस बीच यूपी में सियासी हलचल को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, वो भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धंसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगा। आप समझ रहे हैं अखिलेश यादव किस तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए जल्दी से राष्ट्र की बात में आज का सवाल क्या है वो भी आपको दिखा देता हूं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है आज का सवाल। बड़ा सीधा, बड़ा सिंपल। दिल्ली क्यों आए योगी आदित्यनाथ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई हफ्तों से हलचल चल रही है और अब योगी जी दिल्ली क्यों आए हैं? और दूसरा, क्या ममता को यूपी चुनाव में उतारेंगे राकेश टिकैत? क्योंकि लगातार अटकलें चल रही हैं। ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद अब अपनी पार्टी के पैर पसारने की कवायद शुरू करने वाली हैं। आज राष्ट्र की बात में बहस को शुरू करें उससे पहले कोरोना से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता दूं। बिहार सरकार ने कोरोना से मरने वालों की संख्या में एक दिन में करीब 4000 नाम जोड़ दिए। यकीन करिए, बिहार सरकार ने कोरोना के मौत के आंकड़ों में 4000 नाम एक दिन में जोड़ दिए। स्वास्थ्य विभाग ने मौजूदा लिस्ट में भारी संशोधन किया, जिसके बाद मौत के आंकड़ों में अचानक 72% की बढ़ोतरी हो गई। मंगलवार यानी 8 जून को जो आंकड़ा 5458 था, वहीं कल 9 जून को बढ़कर 9429 हो गया। बुधवार के आंकड़े में 3951 मौतों को जोड़ दिया गया, जिसके बाद कुल संख्या 9429 हो गई है। हालांकि विभाग ने साफ किया है ये मौतें कब हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है होम आइसोलेशन और अस्पताल जाने के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें अब जोड़ दिया गया है पुराने आंकड़े में, पहले इसे नहीं जोड़ा गया था। नए आंकड़ों के बाद कुल आंकड़ों में 72% की बढ़ोतरी हो गई। जरा सोचिए, ये सिर्फ बिहार का है। अगर पूरे देश में इस तरह का करेक्शन किया जाए तो मौत का आंकड़ा कहां जाएगा आप समझ सकते हैं। चलिए राष्ट्र की बात में आज की चर्चा शुरू करें। जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। बीजेपी से आज संजू वर्मा आ गई हैं। कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम आ गए, उनको देख पा रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, आचार्य जी अभी से मुस्कुरा रहे हैं। आ रहा हूं आचार्य जी। टीएमसी की तरफ से आज शुभांकर भट्टाचार्य बोलेंगे। धर्मेंद्र मलिक हैं, किसान नेता, राकेश टिकैत के करीबी माने जाते हैं। आप सभी का स्वागत। संजू वर्मा लगातार मुस्कुरा रही थी, मैं अपडेट ले रहा था अपने रिपोर्टर से और संजू मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा उनको ऐसा लगता है कि हम सब लोग हवा में तीर चला रहे हैं और कुछ है ही नहीं। मतलब ये जो इतनी चर्चा चल रही है, योगी जी दिल्ली आए हैं, संजू वर्मा की मुस्कुराहट से ऐसा संदेश देने की वो कोशिश कर रही है कि हम लोग बस मीडिया मनगढ़ंत कहानियां बुन रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। संजू, यही है ना मतलब आपका? मानक जी, आप क्यों मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं?
जो कहते हैं ना अंग्रेजी में पुटिंग वर्ड्स इनटू वंस माउथ। हाँ। नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी क्योंकि मुझे ये तर्क समझ नहीं आता, और मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कह रही हूँ मानक जी। आपके रिपोर्टर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप बेहतरीन काम करते हैं, पर हर बार कोई राज्य का नेता, मुख्यमंत्री, जिलाध्यक्ष अमित शाह जी या नड्डा जी या खुद माननीय प्रधानमंत्री से मिलने आए तो इतनी जो हलचल हो जाती है मीडिया सर्कल्स में, मुझे ये बात समझ नहीं आई और कुछ हजम नहीं हो रही। ये कहना कि बीएल संतोष हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ये बात सही है, वो पिछले हफ्ते गए थे, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है, 75 तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 24 करोड़ की जनसंख्या है, तो इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है 2022 में। तो मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो अभी वहां पर सत्ता पक्षी पार्टी है, क्या ग्राउंड पर जाकर काडर से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना, इसमें कोई गलती है? जो बीएल संतोष जी ने किया, क्या वो नहीं करना चाहिए था? पहली बात। दूसरी बात, ये जो मीडिया बार बार कोविड मिसमैनेजमेंट को लेकर लांछन लगाती आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, तो मुझे एक बात बताइए मानक जी, पिछले 3 हफ्तों में उत्तर प्रदेश का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.2% हो गया है। 0.2% मतलब सबसे लोएस्ट, और खुद 30 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में तो योगी आदित्यनाथ ने खुद जाकर कार्यवाही की है कि कोविड मैनेजमेंट किस तरह से वहां पर कार्यक्रम चल रहा है। तीसरी बात मैं ये बता दूं कि जहां तक विकास की बात है, तो जब योगी आदित्यनाथ आए थे, उत्तर प्रदेश में शायद 2 एयरपोर्ट थे, वो भी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं थे। आज 6 एयरपोर्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल या तो फुली फंक्शनल है या वर्क इन प्रोग्रेस है। आपको और एक चीज बता दूं, दैट 10.5 लाख छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस को बैंकिंग सर्विसेज के साथ कनेक्टिविटी दिलवाई है योगी आदित्यनाथ ने। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन काम, अगर इतना अच्छा काम है तो इतनी हलचल क्यों है? संजू, मैं यही तो पूछ रहा था, इतनी हलचल क्यों है? अब तो कई हफ्ते हो गए। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो योगी जी आए हैं अचानक, पीएम से मिलेंगे, बीजेपी अध्यक्ष से मिलेंगे और गृह मंत्री से अभी मिल रहे हैं। उससे पहले इतनी हलचल, अब तो बहुत टाइम हो गया। मानव जी, मिलने में हर्ष क्या है? हाँ। मुझे बताइए, इस पर इतनी टिप्पणी क्यों की जा रही है? इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा प्रदेश अगले साल चुनाव में जा रहा है, ग्राउंड से कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना क्या गलत है? हम कांग्रेस नहीं है। हम कांग्रेस नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं आपने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं? मुर्ग की तरह जमीन के अंदर अपना सर धसा कर बैठ जाए और जो फीडबैक है उसको अनसुनी कर दे। ओके, मतलब आप ये कह रही हैं चुनाव की तैयारियां आपने शुरू कर दी हैं, बाकी सारी पार्टियों से पहले, और फीडबैक लेकर जो भी करना है या नहीं करना है उसकी तैयारी आपने शुरू कर दी, अर्ली स्टार्ट आपने ले लिया है, ये कह रही है ना आप? जी। और मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहती हूं, कल जो बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है राधा मोहन सिंह, उपाध्यक्ष जो है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, मिलके आए थे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, और उनके साथ मुलाकात करने के बाद, ये 24 घंटे पहले की डेवलपमेंट है, राधा मोहन सिंह ने आकर रिपोर्टर्स को साफ शब्दों में कहा कि कोई भी फिलहाल बदलाव उत्तर प्रदेश में होने के कोई भी आसार नहीं नजर आते हैं। तो जो मीडिया में अटखेलियां चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को शायद बदला जाएगा, ये सरासर गलत है। मैं राधा मोहन सिंह को कोट कर रही हूं, और 2 दिन पहले हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुनील बंसल और उत्तर प्रदेश के जो राज्य के चीफ हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी कहा कि योगी आदित्यनाथ का बदलाव होने के कोई संकेत नहीं है, ना ये जरूरी है, और ये सिर्फ मीडिया के अंदर एक लोगों को भ्रमित करवाने वाली र्यूमर मॉन्गरिंग चल रही है। ओके, क्योंकि ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कि कुछ गड़बड़ है या ऐसा कुछ आया नहीं है, और जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो यही है कि हाँ कोई बदलाव नहीं होगा। आचार्य जी, मीडिया के साथ साथ संजू जो कह रही हैं आचार्य जी, उसमें मैं विपक्षी दलों का नाम भी जोड़ देता हूं, क्योंकि सारे कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी के नेता और बहुजन समाज पार्टी के कुछ एक नेता, कुछ एक विश्लेषक, वो सब के सब भी जो ये आग में घी डाल रहे हैं वो सब बेमानी है, कोई मतलब नहीं है आचार्य जी उसका। हम सब ऐसे ही बस हवा में तीर चला रहे हैं, कुछ नहीं है, संजू कह रही हैं।
देखिए मानक जी, योगी जी को बदलो ना बदलो, ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। लेकिन अभी संजू वर्मा जी कह रही थी कि उनके हटने के कोई संकेत नहीं है। भाई संकेत तो जब वो बने थे तब भी नहीं थे, पहले एक दिन पहले तक संकेत नहीं था कि योगी जी बन रहा है। तो जैसे बनता है वैसे ही हट भी जाता है, राजनीति में तो कुछ भी हो जाता है। मगर मैं अब इस विषय में नहीं जाना चाहता, ये उनका इंटरनल मैटर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी संजू वर्मा जी कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोविड में ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया ही नहीं, योगी जी के डर से भाग गया, लोग मरे नहीं। ये जो गंगा में जमुना में लाशें दिख रही हैं, ये भी सब तुमने सपने में देखी थी। वहां तो किसी भी मरीज को बेड के बिना दम तोड़ते हो किसी ने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में योगी जी से पहले बस नहीं चलती थी, रेल नहीं चलती थी, रोटी नहीं खाते थे हम नहाने को पानी नहीं था, पीने को हमें कुछ पानी नहीं था। अरे भाई संजू, वन बाय वन। संजू, आपको मैंने बहुत टाइम दिया, सबको देखिए, सबको क्लियर क्लीन टाइम मिलना चाहिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। हाँ बोलिए आचार्य जी। हाँ मानक जी, इनका जो प्रेम है ना काका लामा जी से ज्यादा है, मुझे नहीं बोलने दे रही है। संजीव जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं टोकता, ना टोकता। हाँ। तो संजीव जी जो कह रही हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ हुआ है, ये एयरपोर्ट आया, ये हॉस्पिटल आए, तो ये सब ना योगी जी के बाद आया, पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। अब संजू वर्मा जी ये भी भूल गई कि 17 से पहले 3 साल तक जो है वो तो मोदी जी की सरकार आई चुकी थी देश में, तो वो 3 साल भी इन्होंने बट्टे खाते में डाल दिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है मानक गुप्ता जी, प्रश्न ये पैदा होता मानक जी कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और ये चुनाव का जो महाभारत है ये सज चुका है, कुरुक्षेत्र सज चुका है। अब इसका शंखनाद हो चुका है। ये जो कवायद है, मैं अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि केंद्र सरकार योगी जी को हटाने का रिस्क लेगी। क्यों? क्योंकि टोटल आरएसएस योगी जी के साथ है और उसका स्पष्ट जो उदाहरण है वो ये है, केंद्र की नाराजगी का उदाहरण ये है कि योगी जी के जन्म दिवस पर ना तो प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी और ना गृह मंत्री जी ने दी। इससे बड़ा स्पष्ट उदाहरण कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि योगी जी हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है, इसलिए बीजेपी ने, उमा भारती है नहीं, वो साइड कर दी, साक्षी महाराज साइड कर दिए गए हैं, रितमरा जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, और बाकी जो साधु संत महात्मा हैं उनके वो आजकल नाराज चल रहे हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है। तो इसलिए योगी जी को नाराज करने का, योगी जी को हटाने का कोई भी रिस्क बीजेपी नहीं लेगी। और ये बात स्पष्ट है, बीएल संतोष जी भी जानते हैं, आरएसएस भी जानता है, और ये संजू वर्मा जी भी जानती हैं, ये मानक गुप्ता भी जानते हैं, ये हर वो व्यक्ति जानता है जो राजनीति को गंभीरता से लेता है। हाँ, लेकिन आचार्य जी एक कमेंट ये भी कर दीजिए, जैसा संजू वर्मा ने कहा और आपने खुद माना कि बीजेपी ने तो चुनाव का बिगुल बजा दिया उत्तर प्रदेश में आचार्य जी, और आपके खेमे में हलचल शुरू हो गई, जितिन प्रसाद निकल लिए, पाला बदल लिया, बीजेपी ने यहां बिगुल बजाया और आपके जितिन प्रसाद आपका जहाज से कूदकर बीजेपी में चले गए। यानी कि बाकी सारी पार्टियों को अभी पता भी नहीं है चुनाव में क्या होना है और बीजेपी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आचार्य जी देखिए मानक जी, सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीतिक इस शतरंज को खेलने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी जो कर रही है वो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस जो कर रही है वो अभी दिखाई नहीं दिया है। कांग्रेस का कल एक पहला जो है वो आपने एक नमूना पेश किया कि जितिन प्रसाद चले गए, ये कांग्रेस की शतरंज का हिस्सा नहीं है। जितिन जी हमारे बड़े करीबी रहे हैं और आज भी निजी रूप से मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो भी बहुत दिनों से इस जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। उनका जहां सेटिंग बैठ गया वो चले गए। और ऐसे तो और भी नेता हैं जो जा सकते हैं, हमें इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कांग्रेस की जो शक्ति है वो नेहरू गांधी खानदान के भीतर है, नेहरू गांधी परिवार के अंदर शक्ति का स्रोत है। यदि नेहरू गांधी परिवार सलामत है तो कांग्रेस सलामत है। इसलिए हमें यह कहने में गुरेज नहीं है, कांग्रेस पार्टी की शक्ति का स्रोत अगर कोई है वो नेहरू गांधी। मैं समझ गया। संजू आप समझ रही है इसका मतलब इशारा आचार्य जी क्या कर रहे हैं? आपने तो अपनी बिसात बिछा दी
और मैं फिर से राकेश टिकैत और ममता बनर्जी की मुलाकात पे ला रहा हूं इस डिबेट को। अब धर्मेंद्र मलिक बैठे हैं, टीएमसी से शुभंकर भी बैठे हैं, घनश्याम भी बैठे हैं। यानी अभी चुनाव में क्या होने वाला है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में कोई हलचल नहीं है, तैयारी पूरी है। हो सकता है ममता बनर्जी जो आपको बंगाल में हरा चुकी हैं वो भी आ जाएं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने। मानव जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि 2014 में ममता बनर्जी को रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे के साथ एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस संबोधन करना था और पूरे रामलीला ग्राउंड में ममता बनर्जी का स्वागत हुआ खाली कुर्सियों के साथ। आप कहेंगे कि अरे 2014 की बात अलग थी, अब तो 2021 है, पर मैं ये बात दावे के साथ डंके की चोट पर कहना चाहती हूं कि ममता बनर्जी का जो इंपैक्ट है, जो नेतृत्व है, जो उनका प्रभाव है, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित है। बंगाल के बाहर ममता बनर्जी का राजनीतिक प्रभाव ना के बराबर है, पहली बात। और दूसरी बात, आचार्य जी से मैं एक चीज पर सहमत हूं कि हर चुनावी जंग कुरुक्षेत्र की लड़ाई के माफिक होता है, पर मैं ये बता दूं कि कांग्रेस धृतराष्ट्र का काम कर रही है, इन्होंने शुतुरमुर्ग बनने की ठान ली है। मुझे एक बात बताइए, जितिन प्रसादा को लेकर कल इतनी टोका टिप्पणी लांछन किए गए, मुझे एक बात बताइए कि ये 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2004 से लेकर 2014 तक जितिन प्रसादा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनिस्टर फॉर रोड्स एंड हाईवेज, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन रह चुके हैं। आज आपने उनको इस तरह ठुकरा दिया और कहा अरे भाई इनके जाने ना जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इसी रवैये के कारण कांग्रेस पार्टी से लोग निकल रहे हैं। ओके, ऑलराइट आचार्य जी, क्विक रिस्पॉन्स, इसके बाद आगे जा रहा हूं। आचार्य जी बहुगुणा जोशी बोलिए। आचार्य जी, चाहे एनडी तिवारी हो, चाहे हिमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इन्होंने कभी अपने नेताओं की कद्र नहीं की। ओके संजू, आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी बोलिए। एक फैमिली रिटेलर की तरह, एक दरबारी की तरह ट्रीट किया। ओके आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कंपनी है आज कांग्रेस। संजू आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। की बात चलती है। ओके, अब सुन तो जवाब तो सुन लीजिए। प्रियंका वड्रा। ओके आचार्य जी बोलिए। देखिए, मैं ये कब कह रहा हूं कि जितिन प्रसाद जी बेकार थे, मैं ये कब कह रहा हूं जितिन प्रसाद गली मोहल्ले के नेता थे। मैं तो कह रहा हूं जितिन प्रसाद जी 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। एक बात, जितिन प्रसाद 2 बार लोकसभा जीते, मिनिस्टर बने, और जितिन प्रसाद वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। और जितिन प्रसाद अभी जब गए हैं अभी तक भी, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और बंगाल के प्रभारी थे। तो ये कह देना कांग्रेस ने उनकी कदर नहीं की, ये गलत बात है। कांग्रेस में उनकी कदर भी थी और कांग्रेस हाईकमान के वो बहुत निकटस्थ व्यक्ति माने जाते थे। और जहां तक मुझे मालूम है, आज भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के वो बहुत निकटस्थ व्यक्ति हैं निजी रूप से, मगर राजनीति में व्यक्तिगत संबंध होना अलग बात है। मैं संजू वर्मा जी आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं। ये दूसरी वाली बात को, जहां तक ममता बनर्जी का जो सवाल आपने उठाया, ममता बनर्जी 2014 में जो रैली एड्रेस करने अन्ना हजारे के लिए आई थी, वो उन्होंने रैली एड्रेस नहीं करी थी, वो नहीं पहुंची थी क्योंकि कुर्सियां खाली थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपका ये कहना कि ममता बनर्जी कुर्सियां खाली मिली, नहीं, वो आई नहीं थी, रैली स्थल पर नहीं आई थी। और चलिए आप थोड़ा चेक कीजिए बाद में। अच्छा ठीक है, उनका भाषण नहीं होता। ये बात तो तय है, ममता बनर्जी का बंगाल के बाहर कोई भी प्रभाव नहीं है। वो एक प्रभावशाली नेतृत्व। हाँ आचार्य जी कंप्लीट कर लें। हाँ कंप्लीट करिए आचार्य जी। मुझे लेट मी फिनिश। संजू जी, आदरणीय देवी जी, मैं ये कह रहा हूं मानक जी कि ममता बनर्जी देश की बहुत बड़ी नेता हैं और बड़ी नेता थी, लेकिन जब वो और बड़ी नेता बन गई, जिस वक्त पूरी की पूरी देश की पार्टी ने एक महिला पे हमला किया और उस महिला को परास्त करने के लिए, मिटाने के लिए, राजनीतिक रूप से मिटाने के लिए पूरी ताकत झोंकी, लेकिन ममता बनर्जी ने उस बहादुरी से वो जंग लड़ी कि पूरी की पूरे देश की भाजपा को परास्त किया। लेकिन मुझे पूरा करने दीजिएगा, मैं बीच में नहीं टोकता हूं, मुझे पूरा करने दीजिएगा, नहीं तो झगड़ा होगा ना बेकार। मैं तो आपसे झगड़ा करना ही नहीं चाहता, बहुत कमजोर आदमी हूं, आपको बहुत ताकतवर पार्टी। संजू एक सेकंड, आचार्य जी पूरी बात कर लें, उसके बाद जवाब देने का मौका दे दूंगा मैं। बोलिए आचार्य जी, बोलिए।
हाँ। मैं कह रहा हूं मानक जी, ममता बनर्जी उस दिन और ताकतवर हो गई जिस दिन पूरे के पूरे देश की भाजपा की उस तमाम शक्ति को उसने फेल कर दिया, ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये बात अलग है कि ममता बनर्जी कभी बंगाल से बाहर की राजनीति में उन्होंने दखल नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। आएंगी तो शुभंकर भट्टाचार्य, घनश्याम तिवारी, धर्मेंद्र मलिक। पहले शुभंकर आपके पास, उसके बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी। शुभंकर भट्टाचार्य, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी क्या ममता बनर्जी? टिकैत ने और खुद ममता दीदी ने इशारा तो कर दिया है। शुभंकर। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का पूरा, जहां तक मुझे लग रहा है कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश में पूरी जंग की तैयारी कर रहा है। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि संजू वर्मा जी ने दो बातें तो मान ली। पहली बात मुझे अच्छी बात ये लगी कि आज से 2 महीने पहले तक वो तो ये मानने को नहीं तैयार थी कि ममता बनर्जी बंगाल में भी कोई नेता है। अब कम से कम ये मान रही है कि ममता बनर्जी वाकई बंगाल में एक बड़ी नेता है। अब तो मानना पड़ेगा भाई, अब तो चुनाव जीत लिया, अब तो मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भाजपा को जो फटकार लगी थी, केंद्रीय नेतृत्व को, भारत के केंद्रीय नेतृत्व को जो फटकार लगी थी, जिसमें शुतुरमुर्ग वाला जो डायलॉग दिया गया था वो इन्होंने रट डाला और आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट हमारा खुश होगा कि ये सीख जल्दी रहे। अब आते हैं हमारी जरा बात पर। ये जब बात करते ना कि यूपी की, साहब एक बात है, डर तो ये गए बंगाल का इलेक्शन जहां हारे नहीं, अब दौड़ भाग शुरू हो गई। मत भूलिए ये वही योगी आदित्यनाथ है जो बड़े नेता की तरह कूदे थे बंगाल में और जाके कहे थे कि भाई हम हिंदुत्व का नेतृत्व देने आए हैं, और बंगाल में जब पहुंचे तो आज के दिन में उनके हिंदुत्व ने उनको नकार दिया। और आज आपको शुभंकर भट्टाचार्य इसी चैनल पर भगवा और टीका लगा के संजू वर्मा जी के सामने, जहां पे कि ये उन चैनलों पे, मैं जानता हूं संजू वर्मा जी आप बोलने के लिए बहुत आतुर है, उन चैनलों पे मैं आपके साथ जाता रहा हूं जहां पे प्ले का बटन होता है, स्टॉप का बटन नहीं होता, लेकिन फिलहाल इस चैनल पर है, इसलिए मैं अपनी बोलने की आजादी को मैं लेके रहूंगा। और मैं नहीं, अरे आप पर संजू, आप पर टिप्पणी नहीं की है वो, आप पर टिप्पणी नहीं की है। जैसे खेला बंगाल में हुआ था, जैसे खेला बंगाल में हुआ था, वैसे खेला अब ये यूपी में भी होगा। क्योंकि आपका जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है, ये आप समझ चुकी हैं। कहीं ना कहीं आपके केंद्रीय नेतृत्व से आपका यूपी नेतृत्व घबरा रहा है। दो चीजें शुभंकर, दो सवाल बड़े सीधे हैं, जवाब दीजिएगा। घनश्याम तिवारी बैठे हैं यहां पर, 2 सवाल, एक हाँ संजू 1 सेकंड, आ रहा हूं आपके पास, 1 सेकंड। दो और लोग हैं बिल्कुल नहीं बोले, उनको ही मुझे मौका देना है, आपको जवाब देने का पूरा मौका। आपको पूरा मौका दूंगा संजू, पूरा मौका दूंगा। मैं ये कह रहा हूं 2 पैनलिस्ट हैं, उनको बोल लेने दीजिए, पूरा मौका दूंगा आपको। शुभंकर, मेरे 2 सवाल आपसे। क्या ये सच नहीं है कि बंगाल के बाहर आपने क्या जीता है आज तक, बताइए भाई। यूपी में आप बड़े उत्साह के साथ उतरने को तैयार तो हो गए, आप कह रहे हैं हाँ सीना ठोक के हम आएंगे, और क्या विपक्ष जो है यूपी का वो आपको स्वीकार करेगा? बैठे हैं घनश्याम तिवारी, मायावती की पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी कूद रही है, और भी पार्टियां हैं। मानक जी कुछ कड़े सत्य हैं जिसको अगर हम लोग समझें, क्योंकि यहाँ पे जिस राजनीतिक ध्रुवीकरण को बीजेपी ने सबसे ज्यादा जो हवा दी थी, अब कहीं ना कहीं उसी ध्रुवीकरण में खुद फंसते चले जा रहे हैं। इन्होंने ये बोल बोल के जबरदस्ती जो है ये तैयार कर दिया कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो नेता जो है वो तो सिर्फ तृणमूल हो सकती है, ये बात इन्होंने खुद कहा। अब उन क्षेत्रों में जहां पे पिछड़ी जाति है, क्योंकि हमेशा अगड़ियों का साथ देते रहे, जहां जहां पिछड़ी जाति होगी, जहां मुस्लिम होगा, जहां ये होगा। संजू दे रहा हूं मौका, एक से रुकिए संजू आपको पूरा मौका दूंगा, बहुत टाइम है मेरे पास, दे रहा हूं रुकिए एक सेकंड, बहुत सिंपल सा जवाब निकल रहा है। शुभंकर आपने मेरा जवाब नहीं दिया, शुभंकर आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा शुभंकर, बंगाल से बाहर आपने आज तक कुछ जीता नहीं है, और यूपी में पहले से इतना मजबूत विपक्ष बैठा है, आप तो वहां जाकर वोट काटेंगे, आप तो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे अगर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो। साहब मैं उन जगहों की बात करूं, अगर आप ये कहें कि बीजेपी को हम फायदा पहुंचाएंगे, देखिए जैसे पहले कहा जाता था ना कि लड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हर जगह जहां जहां बीजेपी मजबूत है, जिन जगहों पे बीजेपी की लड़ाई जो है वो एक तरफा रही,
जैसे हम अपने लखनऊ जैसे क्षेत्र में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी इनको बहुत बड़ा ऑप्शन मिला ही नहीं, लोगों के पास इनका ऑल्टरनेटिव नहीं था। अच्छा, हम ओके, जगह पे ऑल्टरनेटिव दे तो सकते कम से कम, ये बात मानते हैं। जिस ध्रुवीकरण की बात बंगाल में करके आए थे, क्या उस ध्रुवीकरण को यहाँ नहीं ला सकते? ना, अच्छा, एक सेकंड, ओके, चिंता की विषय तो बनेगी। एक मिनट संजू, आपको मौका दूंगा, रुकिए ना, आपको मौका दे रहा हूं, थोड़ा सा सब्र तो करिए। अरे रुकिए एक सेकंड, दो लोग बैठे हैं, उनको बिल्कुल टाइम नहीं दिया मैंने अभी तक, आपको पूरा टाइम दिया, सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया मैंने। घनश्याम तिवारी, अरे दे रहा हूं मौका, रुकिए, रुक जाइए। सॉरी, आपका पैनल एंटी बीजेपी पैनल है, उसके बाद आप मुझे भाषण मत दीजिए, मुझे अभी जवाब देना है। अच्छा, घनश्याम तिवारी बोल रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास, रुकिए ना, रुकिए 2 मिनट रुकिए। घनश्याम तिवारी बोलिए, जरा बोलिए। 4 लोगों को ले आएंगे पैनल में बीजेपी के खिलाफ और फिर बोलेंगे मैं सबको मौका दूंगा। अच्छा, एक सेकंड, पहले जवाब दे दूं, एक मिनट, सबका ऑडियो बंद करिए, एक मिनट, सबका ऑडियो बंद करिए, पीसीआर सबका ऑडियो बंद करिए। ओके संजू वर्मा, पहले आपके इस आरोप का जवाब दे दूं कि एंटी बीजेपी पैनल मैंने बुला लिया है। ओके, सो इस पैनल में संजू वर्मा, मैं मानता हूं कि ये जो 4 लोग बैठे हैं ये आपके विरोधी हैं, मान लिया, लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये सारी की सारी पार्टियां एक दूसरे की विरोधी हैं। अगर हम यूपी चुनाव की और यूपी की तैयारियों की, वहां के इक्वेशन की बात करेंगे, तो ये एक दूसरे को भी अटैक करेंगी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मिलकर आप पर अटैक करेंगे, जैसा आपने अभी सुन भी लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, उन्होंने खुद कहा कि बंगाल के बाहर, पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी ने कोई अभी तक अपना परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखाया, उनकी कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो इस पैनल के बारे में मैं बता दूं, बहुत सोच समझ के मैंने ये पैनल बनाया है, क्योंकि राकेश टिकैत ममता बनर्जी को यूपी लाना चाहते हैं, इसीलिए टीएमसी की तरफ से शुभंकर भट्टाचार्य हैं, धर्मेंद्र मलिक है किसान नेता, घनश्याम तिवारी हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी यूपी की है, और कांग्रेस है देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। यह सोचकर मैंने पैनल बनाया है, और आप सब्र करिए। अगर आपको शो खत्म होने के बाद ऐसा लगे कि आपको मौका नहीं दिया, आप मुझसे शिकायत करिएगा। आप हमेशा मेरे शो पे आती हैं ना, आपको शिकायत का मौका नहीं मिला ना, बस। घनश्याम तिवारी बोलिए। इस देश का सबसे धुरंधर मुख्य जो विपक्ष है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी है। ये किसानों के खिलाफ खड़े हैं, ये युवाओं के खिलाफ खड़े हैं, ये राज्यों के खिलाफ खड़े हैं, संविधान के खिलाफ खड़े हैं, मीडिया के खिलाफ खड़े हैं, और टीवी पे अगर पैनल आ जाए तो पैनल के खिलाफ भी खड़े हैं। और अब ये विपक्ष इतना शानदार हो गया है कि अब मोदी योगी को कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में चलना है तो मोदी करना है, और योगी मोदी को कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में चलना है तो योगी करना है। ये मोदी वर्सेस सबको लड़ाते अंत में ये परिणाम आया है कि आपस में लड़ने लगे हैं। आप देखिए बीजेपी के ट्विटर हैंडल से मोदी जी गायब हैं, नारा उनका है, ये आपस में भी एक दूसरे की चोरी कर रहे हैं। नारा मोदी जी का चुरा लिया, तस्वीर गायब कर दी। उनके ट्विटर हैंडल से मोदी जी का कुछ ट्वीट नहीं होता है अब। इसी तरीके से योगी जी का जन्मदिन है, मोदी जी विश नहीं करते हैं। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को विश कर सकते हैं, लेकिन योगी जी को विश नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सबको लड़ाते जब ये लोग खुद लड़ने लगे, इन्होंने एक वादा उत्तर प्रदेश में पूरा किया जो 2017 में किया था, शमशान का वादा। फिर भी उसमें भी झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि परंपरा है इसलिए गंगा में लाशें तैर रही थी, परंपरा है इसलिए कि जमुना में लाशें तैर रही थी। तो झूठ की बुनियाद पे खड़ी हुई पार्टी जो पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी के कार्यों को गिना रही है, आज वो धराशायी हो रही है। और इसकी जहां तक आपने कहा बिगुल, दरअसल ये बिगुल जनता पार्टी है। जनवरी में इन्होंने बिगुल बजाया, यही राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में बिगुल बजाया था पंचायत चुनाव का, जिसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, बंगाल में इन्होंने बिगुल बजाया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब फिर बिगुल बजा रहे हैं। इनको गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों के माता पिता गुजर गए, कोई लेना देना नहीं है। किसान हताहत है, कोई लेना देना नहीं है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इन्होंने जून में कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहां है वो लिस्ट 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली? ये आदित्यनाथ ने कहा था उत्तर प्रदेश के। लेकिन विपक्ष की हालत जो है यूपी में भी देखकर ऐसा लग रहा है, ऊपर से ममता बनर्जी और आ रही हैं। इतना मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट होगा तो उसमें तो बीजेपी को फायदा होगा, योगी जी को फायदा होगा। और अगर इतने महीने पहले उन्होंने तैयारी शुरू कर दी तो बस फिर तो लग ही रहा है। आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी जी के नेतृत्व को विपक्ष की तमाम पार्टियों ने सराहा और उसका पुरजोर समर्थन किया। जो उत्तर प्रदेश में होगा उससे इतर नहीं होगा। आप देखिएगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तमाम देश के बड़े बड़े नेता जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश वाकई विकास की राजनीति पे जाए, और ये प्रतिदिन नफरत हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो ये लोग करते आए हैं उससे बाहर निकले। ये मोदी योगी की राजनीति करते आए हैं। उसके बाद आऊंगा धर्मेंद्र मलिक। संजू वर्मा जवाब दीजिए, शुभंकर भट्टाचार्य का भी और घनश्याम तिवारी का भी। संजू वर्मा बोलिए। पहली बात तो ये, शुभंकर भट्टाचार्य को बता दूं कि मैं वापस दोहराना चाहती हूं
बीजेपी ने जो बढ़त हासिल की है 2021 में वो जबरदस्त थी। कहां 2016 में हमारा 4% वोट शेयर था, हमको 3 सीटें मिली थी और इस बार हमको 77 सीटें मिली। 77 सीटों का मतलब होता है लगभग 250% 2500% की बढ़त। इसीलिए आप अपने आप को उलझाते रहिए कि भाजपा का कोई वजूद नहीं है बंगाल में, पर आपको याद दिला दूं, इसी भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने आपके ममता बनर्जी को धूल चटा दी। ममता बनर्जी नंदीग्राम हार गई है और बौखलाई हुई है, इसलिए भाषण मत दीजिए बीजेपी को। पहले ममता बनर्जी को बोलिए चुनाव जीतना सीखे। पिछली बार भवानीपुर में भी उनकी बढ़त, अरे मान लेते कम से कम उसी सीट की रिकाउंटिंग तो करा देते, हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा कि भाई रिकाउंटिंग के लिए कम से रिकाउंटिंग करा देते। अच्छा ओके, वन बाय वन। ओके संजू कंप्लीट कर ले पहले। संजू वर्मा बोलिए। हाँ बोलिए 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 संजू। हाँ घनश्याम तिवारी का भी जवाब दीजिए। भाषण मत दीजिए, हाँ सुन लीजिए कान खोलकर। आपकी ममता बनर्जी को बिल्कुल सलीका नहीं है बात करने का। वो किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं, राज्यपाल धनकर के लिए कितने अपशब्द इस्तेमाल करती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो अपशब्द इस्तेमाल करती है। ममता बनर्जी आप लिखवा लो। नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में आपका कोई योगदान कभी नहीं रहेगा, आपका कोई रोल नहीं रहेगा। आप सिर्फ एक बंगाल की नेत्री बनकर रहेंगी, बस फुल स्टॉप। अब बात आते हैं घनश्याम तिवारी पर। घनश्याम तिवारी जो कह रहे हैं, मुझे ज्यादा ताज्जुब नहीं होता क्योंकि ये अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। पर घनश्याम तिवारी को याद दिला दूं कि चुनाव टीवी डिबेट पर नहीं जीते जाते, चुनाव ट्विटर पर नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं जमीनी तौर पर जाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर अपनी पॉलिसीज को जनता तक पहुंचाने के बाद चुनाव जीते जाते हैं। और मैं बता दूं घनश्याम तिवारी को, लोकसभा 2019 में घनश्याम तिवारी आपकी समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली थी। भाषणबाजी तो बहुत आसान है, 5 सीटें मिली थी। 2017 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर्स को 325 सीटें मिली थी। 403 से कितनी? 325। और समाजवादी पार्टी को कितनी मिली थी? 54 सीटें। 54 सीटें मिलने के बाद आत्मचिंतन करना तो दूर की बात, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जैसे लोग आकर दिन रात पर आत्मचिंतन तो कर ही रहे। 4.5 साल हो गए संजू, 4.5 साल हो गए आत्मचिंतन करते हुए विपक्ष को। टीपा टिप्पणी करिए घनश्याम तिवारी, बीजेपी चुनाव जीतेगी, आप मॉरल विक्ट्री जीतते रहिए। ओके धर्मेंद्र मलिक को मुझे मौका देना पड़ेगा घनश्याम, उसके बाद आ जाऊंगा आपके पास। धर्मेंद्र मलिक माफ करिएगा, आखिर में आपके पास आया हूं। आप सिर्फ नैतिकता का भाषण देते हैं। ओके धर्मेंद्र मलिक, पैसे की नैतिकता नहीं है, आप में 1 पैसे की नैतिकता नहीं है। ओके धर्मेंद्र मलिक, चुनाव में आप मुंह की खाते हैं। धर्मेंद्र मलिक बोलिए, बोलिए धर्मेंद्र मलिक बोलिए। नहीं बताओ जी क्या पूछना है। माफ करिएगा, मैं आखिर में आपके पास आया हूं आज धर्मेंद्र मलिक जी, क्योंकि किसानों पर तो हम आपको पता है पिछले कई महीनों से लगातार डिबेट कर रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आप ममता बनर्जी को यूपी के चुनाव में वाकई उतारना चाह रहे हैं, ये जानते हुए कि वहां पर पहले ही विपक्ष बिखरा हुआ है, सारी पार्टियां अलग अलग हैं विपक्ष की। ऐसे में अगर ममता और आ गई तो या तो कोई असर होगा ही नहीं, और होगा भी तो उल्टा होगा। नहीं मानक जी, अगर ये घूम फिर के डिबेट पहली बात जहां शुरू हुई थी वहीं पहुंच गई कि देखिए अगर कोई किसी से मिलता है तो मीडिया सर्कल में एक जो है अलग तरह की चर्चा होती है। हम ममता बनर्जी से मिलने किसी पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में नहीं गए। ममता बनर्जी 2011 से या जन्म से ही पूंजीवाद के खिलाफ खड़ी रही है। सिंगूर और नंदीग्राम में तब तो वो सीएम भी नहीं थी, जिस तरह से उसने आंदोलन लड़ा तभी से उस आंदोलन से ही हम उनके साथ थे, क्योंकि उस आंदोलन में हम भी शामिल थे। ममता बनर्जी ने जिस तरह से पूंजीवाद को बंगाल में हराया है और एक रास्ता दिखाया है, देश को एक आईना दिखाया है, हमने उनका धन्यवाद किया और हमने उनको कहा है कि आपके राज्य में हर फसलों पर एमएसपी इंश्योर होना चाहिए। अरे चुप रहिए आप, एक एक संजू एक एक करके वन बाय वन संजू आपको मौका दूंगा जवाब देने का, जैसे बाकी मेहमानों की तरफ दिया मैंने आपको मौका, यहाँ भी दूंगा। सिर्फ मैंने एक से पर्सनल नहीं, धर्मेंद्र मलिक को लाइए स्क्रीन पर, ओनली धर्मेंद्र मलिक, ओनली धर्मेंद्र मलिक बोलिए। धर्मेंद्र मलिक बोलिए। अरे आपको बीमारी है क्या? अरे धर्मेंद्र मलिक प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। धर्मेंद्र मलिक बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए पश्चिम बंगाल में हम चाहते हैं कि हर फसलों पे एमएसपी इंश्योर हो, बल्कि हम चाहते हैं कि दूध फल सब्जियां उन पे भी एमएसपी मिले।
जो किसान सम्मान निधि की बात है, हमने इनको कहा है कि आप सेंट्रल से डिमांड करिए, डोर टू डोर पंजीकरण कराइए कि हर किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, और तमाम ऐसी चीजें थी उस पर हमने उनको कहा है कि अगर आप इसको मॉडल को लेकर आएंगी तो पूरा देश इसके साथ खड़ा होगा। आप इन सब विषयों पर काम करिए और देश का किसान, बंगाल का किसान तो आपके साथ है, लेकिन अगर आप जो है एक मॉडल देश में प्रस्तुत करती हैं या विपक्ष को आप एकजुट करके किसान आंदोलन का समर्थन करती हैं तो पूरे देश का किसान आपके साथ खड़ा आप तो होगा। बड़ी डिटेल जो है, डिटेल्स तो सारी आप भूल गए। चर्चा तो यहां तक हुई है कि जहां जहां किसानों के मंच बने हुए हैं, जहां आंदोलन चल रहा है, वहां अलग से मंच बनेगा उनके आने के लिए। ये सारी चर्चा हुई है राकेश टिकैत और ममता बनर्जी की, सब खबरें आ रही हैं। नहीं, ऐसा है मानक जी, हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट बता, कोई हम चुनावी वाले लोग थोड़ा हैं। तो घनश्याम तिवारी जी बैठे हैं, अगर हमें चुनावी लड़ना होगा या कोई बात होगी तो हम तो घनश्याम तिवारी जी भी तैयार हैं। अरे तो अब बचा क्या है? नहीं, प्रमोद कृष्णन जी भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस भी तैयार है। देखिए, हम विपक्ष का मोहरा नहीं है मानक जी। मैं फिर कहता हूं, एक समय में हम दिल्ली के सीएम से मिलते हैं, 2 दिन बाद हम अखिलेश यादव जी से मिलते हैं लखनऊ में, और फिर हम भारत सरकार में भी मीटिंग करते हैं। अगर हमें राज्यों में जो है किसानों का भला करना है तो हमें हर देश के मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। और हमारे नॉन पॉलिटिकल देखिए लेकिन एक सेकंड, लेकिन धर्मेंद्र मलिक, ये भी सच है। संजू आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं। संजू एक सेकंड आ रहा हूं संजू आ रहा हूं। ये भी सच है। धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड रुकिए ना। धर्मेंद्र मलिक सुनिए, बंद करिए, ऑडियो बंद करिए। धर्मेंद्र मलिक, बड़ा आसान है ये कहना कि आप राजनीति वाले नहीं हैं। जगह जगह जाकर तो आप बीजेपी को हराने के लिए उतर जाते हैं चुनाव में, आप कह रहे राजनीति वाले नहीं है। खैर एनीवे, घनश्याम तिवारी बोलिए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। घनश्याम तिवारी बोलिए। देखिए, मैं संक्षिप्त में कहूंगा कि जिस तरीके से दीदी ओ दीदी मोदी जी कर रहे थे बंगाल में, उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में योगी ओ योगी करेंगे। और वहां टैगोर बनने की कोशिश में उनकी दाढ़ी बढ़ानी पड़ी, कहीं यहाँ योगी बनने की कोशिश में उनको बाल लगवाने पड़े। पर्सनल क्यों हो रहे हैं? मोदी जी हाँ पर्सनल क्यों हो रहे हैं? इसे पर्सनल नहीं है, ये सच है। पर्सनल क्यों हो रहे हैं? मुद्दे पर बोलिए ना। ये क्या ये फैक्ट नहीं है? ये मोदी और योगी की जो लड़ाई है, क्या गवर्नेंस के मुद्दे पे है? ये सिर्फ अहंकार की लड़ाई है। संजू वर्मा को भाषण देके कौन बड़ा नेता बन सकता है? संजू वर्मा को लाइए। संजू वर्मा जवाब दीजिए। जी, पहली बात तो ये याद दिला दूं, इनके अखिलेश यादव ने क्या कहा था कुछ दिन पहले, मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। इसलिए घनश्याम तिवारी, आपके नेताओं की तरह हम नहीं है। आपके अखिलेश यादव को जब स्टेट गेस्ट हाउस छोड़ना पड़ा था, आप तो मार्बल फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, यहाँ तक कि प्लम्बिंग की फिटिंग भी ले गए थे। आपके अखिलेश यादव एक टोटी चोर है, इसलिए प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना बंद कीजिए। दीदी बोलना कोई गलत बात नहीं है, दीदी बोलने में कैसा अनादर। और जो ममता दीदी ने बोला प्रधानमंत्री के बारे में, ये हिटलर है, ये दुशासन है, ये राक्षस है, उस पर आपने कभी टिप्पणी नहीं की। स्वीकार कर लिया। आपके मुलायम सिंह यादव ने तो कहा था लड़कों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। उसको पब्लिक ने स्वीकार किया। अरे लड़कों से छोटी छोटी गलतियां पूरे देश की जनता मान रही है मोदी को। लोकसभा में 5 सीटें जीती हैं। संजू ओके, संजू वर्मा 1 सेकंड। संजू एक सेकंड, रुकिए ना एक सेकंड। संजू आपका शायद फोन गिर गया, उसे ठीक कर लिया। धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड। संजू की थोड़ी मदद करता हूं यहाँ पे। संजू वैसे तो अकेले चार से मुकाबला कर रही है, लेकिन घनश्याम तिवारी, आप जो टकराव की बात कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में, अगर पलट के संजू वर्मा ये कहने लगे कि आपके यहां तो घर में ही इतना टकराव हो गया था, आपके घर का टकराव याद है घनश्याम तिवारी? देखिए, घर के अंदर, लेकिन बिल्कुल याद है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो जाएं, ये जैसे मैंने कहा, ये टकराव अहंकार का है। कोई काम बोलता है या टकराव नहीं है, ये कोई गवर्नेंस का टकराव नहीं है। कभी आपने सुना है कि आदित्यनाथ जी ने सेंटर से कहा है कि आप हमें ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं? या कभी आपने मोदी जी को ममता बनर्जी जी से या किसी भी मुख्यमंत्री से गवर्नेंस में टकराते हुए देखा है? अगर देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने ईगो पर लोगों से भाषा, आचार्य जी उनके ऊपर सवाल उसी तरीके से। आचार्य सिंह यादव तो कहते थे, अरे लड़कों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आप यहाँ पर आकर हमको सिखाओगे? आचार्य जी, 5 सीटें मिली आपको, शर्म करिए।
और इस बार तो आपको अरे 54 संजू, नहीं सीटें ऐसे मत मिलेंगी। बोलिए संजू, एक सेकेंड 2017 में संजू, 54 मिली थी, इस बार संजू एक 54 मिनट, सीटें मिलेंगी। अरे संजू रुकिए ना, रुकिए। घनश्याम तिवारी का काम है टीवी चैनल पर आना, मोदी सरकार के खिलाफ बकवास करना और चले जाना। इनको अरे तो वो डिबेट का प्रवक्ता है, स्तर उनका तो नीचे काम है ही ये कि अपने करना पार्टी है, का ये पक्ष बहुत रखना। बेहतरीन लेकिन तरीके संजू, से मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, रुकिए ना, मैं ये कह रहा हूँ संजू जी अकेले 100 लोकसभा की सीटें जीत चुकी हैं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आचार्य प्रमोद मेरे ख्याल से इस देश में इनका आचार्य जी रिकॉर्ड है बोलिए। सबसे अधिक लोकसभा की सीटें आचार्य अकेले जी बोलिए। जीतने का। आचार्य जी, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव है, आप लोगों के बीच तो आपस में नहीं बनती, आप चुनाव से लड़ोगे। हाँ। घर में मानक जी, मैं कैसे बोलूं? आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी बोलेंगे, बोलिए आचार्य जी। मानक जी, मैं ये तिवारी जी की एक बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा योगी जी को बाल लगवाने पड़ेंगे, ये पर्सनल टिप्पणी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक वो योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं संजू वर्मा जी की भी एक बात से बड़ा मुझे कष्ट पहुंचता है कि उन्होंने अखिलेश जी का टूटी चोर, ये सब बहुत छोटा हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय चैनल है आपका और राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता। मैं आप दो बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये बात पक्की है कि योगी जी आज जो मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की बिना मर्जी के टिके हुए हैं, अपनी ताकत के दम पे और अपनी हैकड़ी से टिके हुए हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 का चुनाव नहीं हुआ था। 22 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा, तो इसका मतलब मानक गुप्ता जी आप जान लो, इस चुनाव में मुद्दे गौड़ हो जाएंगे और ये धर्म के आधार पर चुनाव होगा। अब धर्म के आधार पर ही चुनाव होगा। जहां तक तीसरा पॉइंट है ममता बनर्जी का, मैं ममता बनर्जी के लिए ये कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। ममता बनर्जी को पूरा अधिकार है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का, और अगर राकेश टिकैत जी ने उनको, मुझे नहीं पता कि उनको आमंत्रित किया है नहीं किया, यदि राकेश टिकैत जी ने उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण दिया है तो मैं कहना चाहूंगा किसान यूनियन वालों को कि इसमें डरने की बात नहीं है। भारत के अंदर चुनाव लड़ना लोकतंत्र में अधिकार है, कोई घबराने की बात नहीं है। जहां तक है नॉन पॉलिटिकल का सवाल, अंदर कोई अराजनीतिक गतिविधि नहीं होती है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज मजा आया डिबेट में, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र मलिक आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, आज राजनीतिक खींचतान आप देख रहे थे ना, ज्यादा हो गई थी। वैसे भी किसानों पर चर्चा होगी, फिर आपको आमंत्रित करेंगे, पूरा समय दूंगा। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। संजू वर्मा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, शुभंकर भट्टाचार्य, घनश्याम तिवारी, धर्मेंद्र मलिक। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।